गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा हो तो याद होगा, उसमें व्हाइट वॉकर हुआ करते थे, पत्थर के बने मानव जिन्हें मारने के लिए एक विशेष तलवार चाहिए होती थी। तलवार जो बनी होती थी वेलेरियन स्टील से। अब असली दुनिया में वेलेरियन स्टील जैसा तो कुछ होता नहीं, लेकिन एक चीज़ है जिससे वेलेरियन स्टील का आइडिया लिया गया है, दमिश्क स्टील, या अंग्रेजी वालों के एक्सेंट में बोले तो डमास्कस स्टील। यूरोप में 1000 साल पहले जब ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच जंग चल रही थी, तब इस दमिश्क स्टील की बड़ी मांग हुआ करती थी। कहते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार थी जो इंसानों को गाजर मूली की तरह काट सकती थी। नाम से लगता है दमिश्क में बनती होगी, दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की धौंकनी में भारत के लोहारों ने बनाई थी ये तलवार। क्या इस तलवार की पूरी कहानी जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। तो कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी से। क्रूसेड युद्ध चल रहे थे, मतलब समझिए कि 16-17 साल के छोकरों को कहा जाता था कि लड़ाके बन जाओ, धर्म युद्ध लड़ना है। वो तैयार हो जाते थे और भर्ती हो जाते थे उस फौज में जिन्हें क्रूसेडर्स कहा जाता था। ये लोग यूरोप से निकलते और जेरूसलम पर हमला करते, जहाँ मुसलमानों का राज्य हुआ करता था। जेरूसलम, जैसा इन दिनों आपने 1000 बार सुन लिया होगा, ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए पवित्र है। यहूदी कमज़ोर थे, इसलिए ईसाई और इस्लाम धर्मों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती। ईसाई क्रूसेडर्स यूरोप से जब पश्चिमी एशिया के छोर पर पहुंचते, यानी आज के तुर्की के पास, तो उनका सामना कुछ ऐसी तलवारों से होता जो उन्हें अचंभे में डाल देती। विवरण मिलता कि इस तलवार की धार ऐसी थी कि पंख को हवा में बीच से काट सकती थी और लचक ऐसी कि तलवार के दोनों सिरे मोड़कर उन्हें आपस में मिला सकते थे। यूरोपियन क्रूसेडर्स ने तलवार सबसे पहले दमिश्क में देखी, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया दमिश्क स्टील। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए उसका ये नाम नहीं था, वे लोग उस तलवार को कहते थे सेरिक स्टील। सेरिक ये शब्द आया था सेरिस से। सेरिस कौन? दक्षिण भारत का एक राजवंश था, चेरा राजवंश। चेरा को फारस के लोग सेरिस कहा करते थे, इसलिए उन्होंने तलवार को सेरिक स्टील नाम दिया था, क्योंकि ये स्टील दक्षिण भारत में ही बनता था। इस तलवार का एक और नाम था जो बाद में अंग्रेजों ने दिया, वो इसे कहते थे वुड स्टील। दरअसल दक्षिण के स्थानीय लोग स्टील को वोहकू कहते थे, अंग्रेजों ने वोहकू का वुड्स बना दिया। बहरहाल 12वीं सदी के आसपास इस खास स्टील की दुनिया भर में बहुत मांग थी। 12वीं सदी के एक भूगोलविद इद्रिसी ने लिखा है, हिंदुवानी स्टील की धार के आगे कोई हथियार कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या था इस स्टील में। स्टील के मामले में भारतीय बेजोड़ थे। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा। 4वीं शताब्दी में बना ये पिलर गुप्त वंश के समय बनाया गया था। कमाल की बात कि लोहे का बना है और 1600 साल से इसमें जंग नहीं लगा है। वैज्ञानिक सालों तक इस पहेली से परेशान रहे। फिर कई परीक्षणों के बाद पता चला कि उन लोगों ने लोहे में फॉस्फोरस मिलाया था, जिसके चलते पिलर के बाहर हाइड्रोजन फॉस्फेट की एक परत जम गई और उसने लोहे को जंग से बचा लिया। ऐसी मारक केमिस्ट्री दमिश्क स्टील में भी यूज की गई थी। इसमें 1 से 1.5% कार्बन होता था। इसे बनाने के लिए विशेष कलाकारी की जरूरत पड़ती थी। आयरन ओर के बड़े बड़े टुकड़ों को बार बार पीटा जाता था और फिर आग में उन्हें झोंका जाता था। इसमें अलग तरीके के पैटर्न्स बन जाते थे। इन पैटर्न्स के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है, जैसे रेगिस्तान की सतह पर रेत बहती है या जैसे समंदर के ऊपर लहरें। ये स्टील केवल देखने में सुंदर नहीं था। विज्ञान की प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर में प्रोफेसर पीटर पॉफलर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें पॉफलर लिखते हैं कि दमिश्क स्टील को गढ़ने में जिस तरीके का इस्तेमाल होता था, उसमें कार्बन नैनो ट्यूब बनाने के सबूत मिलते हैं। यानी भारतीय लोहार 2500 साल पहले नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता तब मेटलर्जी आज जितनी उन्नत थी या वे लोग सब कुछ जानते थे, लेकिन स्टील बनाने की कला में भारत सबसे पहला था, ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु में काम करने वाले डॉक्टर श्रीनिवास रंगनाथन और शारदा श्रीनिवासन ने वुड स्टील के ऊपर गहन शोध किया है। लाइव हिस्ट्री इंडिया से बात करते हुए डॉक्टर श्रीनिवासन बताते हैं कि तमिलनाडु के इरोडे में खुदाई में स्टील के अवशेष मिले हैं जो ईसा से 1000 साल पुराने हैं। स्टील का जिक्र इतिहास में कई जगह मिलता है, मसलन पर्शिया यानी आज का ईरान जो है, यहाँ एक बहुत बड़े बहुत महान कवि हुए फिरदौसी ने एक ग्रंथ लिखा था शाहनामा। शाहनामा का हीरो होता है रुस्तम, जो अपने साथ हमेशा एक तलवार लेकर चलता है। फिरदौसी लिखते हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार था और जिस स्टील से बना था वो भारत में बनता था। ऐसे सिकंदर की कहानी में जिक्र आता है, सिकंदर जब भारत से लौटा अपने साथ लगभग 3 टन स्टील लेकर गया। भारत के जो लोहार थे उनकी मांग ऐसी थी कि उन्हें विदेशों में भेजा जाता था। यहाँ तक कि महान रोम की फौज जिन हथियारों का इस्तेमाल करती थी वो भी भारतीय स्टील के बने होते थे। आगे जाकर इसी स्टील पर शोध से मेटलर्जी में खूब तरक्की हुई।
18वीं शताब्दी के आसपास जब विज्ञान ने कदम आगे बढ़ाए, वुड स्टील पर पश्चिम में भी जमकर शोध हुआ, जिसने मेटलर्जी को बढ़ावा दिया और माइकल फैराडे जैसे वैज्ञानिकों ने मेटल के अलग अलग एलॉयज बनाने में सफलता हासिल की। दमिश्क स्टील का जिक्र हमें मुगल काल में भी मिलता है, जब हर शास्त्रागार में इस स्टील से बनी तलवारों को विशेष सम्मान से रखा जाता था। आज भी भारत के कई म्यूजियम्स में इस स्टील की बनी तलवारें रखी हुई हैं। मसलन दिल्ली नेशनल म्यूजियम में टीपू सुल्तान की तलवार है जो इसी स्टील से बनी हुई है। मुगल हो या राजपूत या निजाम या मैसूर, तमाम सल्तनतों के पास दमिश्क स्टील की तलवार होती थी। अंग्रेजों के आने के बाद भी स्टील का प्रोडक्शन होता था। अंग्रेज इस स्टील में खास दिलचस्पी रखते थे, इसलिए इसके बारे में उन्होंने खूब लिखा। जोसाया मार्शल हीथ नाम के एक अंग्रेज व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने इस स्टील के बारे में ब्रिटिश जर्नल में लिखा कि भारतीय स्टील दुनिया का सबसे पुराना स्टील है, जिसे ग्रीस और मिस्र तक भेजा जाता था। मार्शल हीथ ने यह भी लिखा कि मिस्र के मंदिरों में उकेरे गए चित्र और निशान भी शायद इसी स्टील की मदद से उकेरे गए हों। अंग्रेज स्टील से इतने प्रभावित थे कि उनके दौर में इससे जुड़े कई मिथक भी बन गए। मसलन एक मिथक ये कि इस तलवार को पहली बार एक गुलाम के शरीर में घोंपा जाता है और गुलाम की ताकत तलवार में समा जाती है। अब सवाल ये कि अगर ये स्टील इतना जबरदस्त था, फिर आज इसका उत्पादन क्यों नहीं होता, इसका प्रोडक्शन बंद क्यों हो गया? दरअसल व्हाइट वॉकर इससे डरते थे। जोक सपाट, 1857 के विद्रोह के बाद इस स्टील का उत्पादन रुक गया, क्योंकि विद्रोह के बाद एक और विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने शस्त्रागार नष्ट कर डाले। इससे दमिश्क स्टील वाली तलवारें नष्ट हो गईं। अंग्रेजों के समय में ही दक्षिण में आयरन ओर की माइनिंग पर बैन लगा दिया गया, जिसके चलते दमिश्क स्टील लगभग बनना ही बंद हो गया। अंग्रेजों ने जानबूझकर किया या इत्तेफाक, ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि यूरोप में स्टील बनने के नए तरीके की शुरुआत 1857 के आसपास ही हुई। दमिश्क स्टील हथियार बनाने के काम आता था, क्योंकि आगे तलवारों की जगह गन पाउडर ने ले ली, इसलिए इसकी मांग ही खत्म हो गई और दमिश्क स्टील बनाने की प्रोसेस लुप्त हो गई। कई लोगों ने इसे दोबारा बनाने की कोशिशें की हैं और कई को कुछ सफलता भी मिली। हालांकि इसका इस्तेमाल अब सिर्फ चाकू बनाने के लिए होता है, जिससे नींबू काटकर रील बनाते हैं लोग। इतिहास ऐसे ही करवट लेता है। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पर हम खत्म करते हैं। इसे आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।